हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से नए डीएनए स्ट्रैंड का बनना, इस चीज को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब था कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा उसके अंदर एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसल्सन एंड स्टाहल ने ई कोलाई में यूजिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, एंड इस चीज को विसिया फाबा में टेलर ने प्रूव किया था यूजिंग द रेडियो एक्टिव थायमीन। हमारे सिलेबस में मेसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट है। सो लेट अस स्टडी मेसल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मेसल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया? ई कोलाई को काफी जनरेशन्स तक एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में NH4Cl था और इस NH4Cl में ये जो नाइट्रोजन था दैट इज N15। तो ई कोलाई को कई जनरेशन्स तक N15 के मीडियम पर ग्रो करवाया गया ताकि जो नए नाइट्रोजनस बेसिस बने उनमें N15 इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से ई कोलाई से डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट आउट किया गया। अब क्योंकि काफी जनरेशन्स तक हम N15 ही दे रहे हैं तो ई कोलाई के जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस उनमें N15 इनकॉर्पोरेट हो गया और सारा डीएनए नीचे सेटल डाउन हो गया। तो यानी जो डीएनए सारा नीचे सेटल डाउन हो रहा है उसमें N15 दोनों स्ट्रैंड्स में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं? N15 वाले। और इसे क्या कहा गया? हैवी डीएनए। अब एक हैवी डीएनए लिया गया। इस हैवी डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स हैं N15। ई कोलाई डीएनए 20 मिनट्स में रेप्लिकेशन करता है। अब 20 मिनट्स के लिए इसे NH4Cl मीडियम पे ग्रो करवाया गया और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये इस बार N14 दी गई। N14 दी गई तो एक डीएनए से हमारे पास दो डीएनए बनेंगे। एक का स्ट्रैंड N15, एक का स्ट्रैंड N14। यानी जो नया स्ट्रैंड होगा वो तो N14 ही होगा क्योंकि करंट मीडियम तो N14 ही है। अब जो सैंपल 20 मिनट्स के बाद ऑब्टेन हुआ उसको भी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूग किया गया और इसने देखा कि अब डीएनए नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा, अब वो बीच में आ रहा है। इसे बोला गया कि भाई स्टार्टिंग तो हैवी डीएनए से की थी, अब तो हैवी डीएनए है ही नहीं। तो इसे बोला गया कि भाई ये हो गया हाइब्रिड डीएनए, यानी डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 है और एक N14 है। यानी जो N15 स्ट्रैंड साथ थे वो अलग हो गए हैं और उनके साथ में कौन लग गया है? N14। इसीलिए अब हमारे पास हैवी डीएनए नहीं रहा। अब 20 मिनट्स के लिए फिर से इसे NH4Cl डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर सेंट्रीफ्यूग किया गया और फिर से N14 मीडियम दिया। अब दो डीएनए से कितने बन जाएंगे? दो डीएनए से 4 बनेंगे, लेकिन जो नए स्ट्रैंड आएंगे वो तो N14 ही आएंगे। अब N15 स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड N14, पुराने वाला N14, नए वाला N14, N15 नया स्ट्रैंड N14, पुराना N14 और नया N14। अब इसे जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूग किया गया तो हमारे पास दो पीक्स आई, एक पीक बीच में आई और एक पीक ऊपर आई। जो ऊपर पीक आई वो क्या है? लाइट डीएनए की। इस लाइट डीएनए में दोनों स्ट्रैंड क्या है? N14। और जो बीच में पीक आई है वो क्या है? हाइब्रिड डीएनए की।
इस हाइब्रिड डीएनए में क्या है, एक स्ट्रैंड N14 और एक स्ट्रैंड N15। हैवी है ही नहीं, क्योंकि हैवी के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए और नया मीडियम हमने N14 का दिया, N15 का नया मीडियम दिया ही नहीं, तो कोई भी नया स्ट्रैंड जो है वो N15 का सिंथेसाइज नहीं हुआ है। तो इसने बोला कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हों एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि अगर इसी प्रोसेस को 80 मिनट्स तक कंटिन्यू करवाया जाता तो हैवी रेशो लाइट रेशो हाइब्रिड क्या होती। अब देखो 40 मिनट हो गए, एक से कितने डीएनए बने, दो से कितने बने, 4। अब 40 मिनट के बाद 20 मिनट और 60 मिनट हो गए। अब इस 60 मिनट बाद क्या होता, N15 के तो 2 स्ट्रैंड है, नए सारे के सारे क्या बनेंगे, N14 ही बनेंगे। हमारे पास 4 डीएनए हैं, तो नए कितने डीएनए आएंगे, 8 डीएनए में से 2 क्या होंगे, हाइब्रिड, और 6 क्या होंगे, लाइट। अब फिर से क्या होगा, 20 मिनट्स, N14 इज द न्यूट्रिएंट मीडियम, फिर से 20 मिनट्स, और इस 20 मिनट्स के अंदर हम लोग फिर से कौन सा मीडियम दे रहे हैं, N14। तो 8 डीएनए से कितने डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 16। इस 16 डीएनए में हाइब्रिड कितने रहेंगे, 2, और लाइट कितने हो जाएंगे, 14। लेकिन हैवी एक भी नहीं रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, हैवी 0, लाइट 14 और हाइब्रिड 2। तो 7:1 भी आ सकता है और 14:2 भी आ सकता है। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट टेलर ने किया विक्सिया फाबा पे, पर याद रखो उसने रेडियो एक्टिव थायमिन का यूज किया था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे N15 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, वो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये तो हमारा हो गया क्या, रेप्लिकेशन यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसल्स एंड इंस्टाल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस चैप्टर के ईयर्स और साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1958 में एक्सपेरिमेंट किया, N15 आइसोटॉप यूज किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट था। सो ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने डिटेल में पढ़ लिया। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। फिर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि स्टाहल के एक्सपेरिमेंट को अगर 80 मिनट्स तक किया जाता तो लाइट रेशो हाइब्रिड रेशो हैवी क्या रहती, दैट इज 14:2:0। फिर हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थियोरेटिकली पढ़ने से पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती हूं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखो। डीएनए ये है डबल स्ट्रैंडेड, इस स्ट्रैंड का दिस इज 3 प्राइम, तो ये क्या हो गया 5 प्राइम। ये दूसरा स्ट्रैंड, तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं, बीच में हमारे पास हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले क्या होना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होने पड़ेगा, तभी रेप्लिकेशन हो पाएगी। अब सिंगल स्ट्रैंडेड होने के लिए डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए सबसे पहले एक एंजाइम काम करेगी जिसे हम कहेंगे हेलिकेज। इसे हेलिकेज भी कहा जा सकता है, इस एंजाइम को अनवाइंडेज भी कहा जा सकता है, और इस एंजाइम को स्विवलेज भी कहा जा सकता है। इस एंजाइम को काम करने के लिए कौन सा आयन चाहिए, मैग्नीशियम आयन। याद रखो सारा डीएनए एक साथ ओपन अप नहीं होता, डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट्स में ओपन अप हो रहा है। तो अनवाइंडेज एंजाइम की मदद से ये डीएनए थोड़ा सा ओपन अप होगा। तो यहां से डीएनए क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबल करने के लिए यहां पे कुछ प्रोटीन्स अटैच होंगे। इन प्रोटीन्स को कहा जाएगा SSBPs।
SSBP स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए ओपन अप हुआ। अब अगर मान लो यहाँ पे है ATGC, सामने वाले स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा फिर TACG, इस तरीके से। अब डीएनए, नया डीएनए बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे, तो एक अलग से क्या स्टेप होगा, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होंगे, DAMP, DTMP, DCMP, DGMP, with the help of enzyme phosphorylase in the presence of H3PO4। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे DATP, DTTP, DCTP और DGTP, यानी कि मोनोफॉस्फेट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट्स। तो मोनोफॉस्फेट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्राइफॉस्फेट्स में। ये ट्राइफॉस्फेट्स, these ट्राइफॉस्फेट्स विल सर्व एज डुअल फंक्शन। इन ट्राइफॉस्फेट्स का कैसा फंक्शन होगा, डुअल फंक्शन होगा, यानी कि दो काम। ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन 12 CBSE 12th बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। डुअल फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन, दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन ट्राइफॉस्फेट्स का दो काम है, एक तो रॉ मटेरियल का काम करेंगे और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे होनी है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की मेन एंजाइम जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज की दो शर्तें हैं। एक तो डीएनए पॉलीमरेज कहती है कि मैं हमेशा पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में करूंगी। दूसरी दिक्कत यह है कि कहती है आई विल इलोंगेट द प्रोसेस, बट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है, प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए एक आरएनए का टुकड़ा जिसे कहा जाएगा आरएनए प्राइमर। तो अब यहाँ पे 3 प्राइम है, तो जो नया स्ट्रैंड होगा उसका यहाँ पे क्या होगा, उसका यहाँ पे होगा 5 प्राइम। इस 5 प्राइम में यहाँ पे क्या जुड़ा, एक आरएनए का टुकड़ा, इसे हमने क्या बोला, आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब यहाँ पे 5 प्राइम है दूसरे स्ट्रैंड का, तो जो न्यूली स्ट्रैंड होगा उसका यहाँ 3 प्राइम, तो 5 प्राइम कौन सी डायरेक्शन में चला गया, ऑपोजिट में। अब डीएनए पॉलीमरेज ने पहले ही कहा है कि भाई इट विल शो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ओनली इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका 3 प्राइम है तो 5 प्राइम उधर है, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ गया। आरएनए प्राइमर इनिशिएट कर दिया, आरएनए प्राइमर ने प्रोसेस। आगे का काम किसने संभाल लिया, डीएनए पॉलीमरेज ने। अब डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाएगी और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाती जाएगी और अपनी एक्टिविटी को 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में कैरी ऑन करेगी। अगर ए है तो टीटीपी आ जाएगा, टी है तो एटीपी, जी है तो डीसीटीपी, डीऑक्सीराइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़ते जाएंगे और उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। जितना स्ट्रेच ओपन हुआ था उतनी डीएनए रेप्लिकेशन होगी। अब उतनी डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद एक चीज और, जब ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन होता है एक तरफ से तो ऑपोजिट एंड पे कॉइलिंग बढ़ जाती है। उस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करती है एंजाइम टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड डीएनए गायरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये एंजाइम क्या कर रही है, इट प्रिवेंट नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, इट प्रिवेंट्स नेगेटिव सुपर कॉइलिंग एट ऑपोजिट एंड। Topoisomerase in eukaryotes and DNA gyrase in prokaryotes. This is it.
अब इतना स्ट्रैंड ओपन अप होने के बाद इतना डीएनए बन गया, अब आगे का डीएनए ओपन अप होगा लाइक दिस। यहां पे आरएनए प्राइमर अटैच हुआ था, आगे का काम डीएनए पॉलीमरेज ने संभाला था। इधर 5 प्राइम, ये वाला है 3 प्राइम, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्ट्रैंड में जिसका ये 5 प्राइम है, जिसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में, उसमें तो जैसे ही डीएनए स्ट्रेच होगा आगे का काम डीएनए पॉलीमरेज संभालती जाएगी और डीएनए रेप्लिकेशन होती जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस स्ट्रैंड को तो हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। बट दूसरी साइड में इधर 3 प्राइम है तो अब ऑपोजिट तो चल नहीं सकता, इसीलिए यहां पे हमें एक और आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आगे का काम फिर से कौन संभालेगी, डीएनए पॉलीमरेज इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली हो रही है, एक तरफ डीएनए रेप्लिकेशन फ्रेगमेंट्स में हो रही है। जिस स्ट्रैंड की डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होती है उसे कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन फ्रेगमेंट्स में होती है उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड्स की जो फ्रेगमेंट्स होती है दे आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बाद में आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा और जो गैप है वो फिल हो जाएंगे और दोनों फ्रेगमेंट्स जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। सो इसीलिए कहते हैं कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन एक तरफ कंटिन्यूअस हो रही है दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो रही है, उन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं और उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर? सो लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड होगा, लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स रिक्वायर्ड होंगे। सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन थ्योरेटिकली नाउ। रिक्वायरमेंट्स, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, मैग्नीशियम एक्टिवेट करेगा इसे, प्राइमेज एंजाइम चाहिए, हेलिकेज चाहिए, लाइगेज चाहिए, टोपोआइसोमरेज और गायरेज चाहिए। They will prevent negative supercoiling. Topoisomerase in case of eukaryotes and gyrase in case of prokaryotes. Steps: unzipping of DNA helix. दोनों डीएनए की चेन सेपरेट होंगी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनजिपिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज के लिए एनर्जी भी चाहिए, ये याद रखना है। कई बार स्टेटमेंट आ जाएगी हेलिकेज इज एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम, स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, हेलिकेज इज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम। अनजिपिंग जहां से स्टार्ट होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट से, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और उस जगह को कहा जाएगा ओरी साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबल कौन करेंगे, एसएसबीपीज, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग, गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक्टिवेशन होगी और दीज ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स विल सर्व एज डुअल फंक्शन। इनका कैसा फंक्शन होगा, डुअल। दे प्रोवाइड एक तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल, दूसरा एनर्जी। नई चेन कैसी बनेगी, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन ऑलवेज अकर इन विच डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी इसी डायरेक्शन में शो करती है। इसीलिए एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस मैनर में बनेगा जिसे कहा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड टुकड़ों में बनेगा, उन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है और उन टुकड़ों को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज और उस स्ट्रैंड को कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज can elongate the chain but DNA polymerase cannot initiate the process। इसीलिए प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए एक आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। आरएनए प्राइमर टेम्पलेट डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अटैच होता है और आगे का काम डीएनए पॉलीमरेज करती है। लीडिंग स्ट्रैंड में 1 आरएनए प्राइमर, लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। बोर्ड्स में कई बार सीधा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। नीट के अंदर कई बार पिक्चर बनी होगी रेप्लिकेशन फॉर्क की और उसके अंदर लेबलिंग ABC कुछ लिखा होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द A, B एंड C। अब प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है सर्कुलर, सी लाइक दिस, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। अब जहां से रेप्लिकेशन होनी होगी वो पार्ट हेलिकेज की मदद से ओपन होगा और आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दे विल गो लाइक दिस।
फिर थोड़ा और खुलेगा, फिर इस तरीके से काम होगा। यानी कि यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड नहीं बनता, यानी ओकाज़की फ्रेगमेंट्स प्रोकैरियोट्स में नहीं बनती। एक इस तरीके से अपना नया स्ट्रैंड बना लेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में अपना नया स्ट्रैंड बना लेगा। आरएनए पॉलीमरेज, अगर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होती है, 1, 2 एंड 3। डीएनए पॉलीमरेज 1, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉरेनबर्ग। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करती है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करती है और उस गैप को फिल करती है। डीएनए पॉलीमरेज 2 लीस्ट एक्टिव है, ये तभी काम करेगी जब 1 और 3 नहीं होंगी। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की मेन एंजाइम कौन सी है, डीएनए पॉलीमरेज 3। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डेलूसिया एंड कैरेंस। क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज 3 एक सिंगल सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स ऐड करती है। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में भी कई डिफरेंट टाइप की डीएनए पॉलीमरेज होती है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। बट नीट लेवल पे आपको यूकैरियोट्स की डीएनए पॉलीमरेज को लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो इसके साथ ही वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन तक प्लीज रीड द नोट्स, प्रिपेयर द नोट्स। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, उनको रीड करिए। नोट्स रीड करने के बाद रीड द एनसीईआरटी थोरोली मल्टीपल टाइम्स एंड फिर आप नेक्स्ट लेक्चर लगाइए। जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।